राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भाई साहब प्रणाम, स्वागत नमस्कार। है आपका। बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। भाई साहब, संसद में जो ड्रामा आजकल चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले पर मैं एक सूचना दर्शकों तक, एक ब्रीफ सी दर्शकों ये जरा देख लीजिए। वज्र घोष नामक एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, न्यायखंड इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 15 फरवरी दिन रविवार, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 2 दर्जन बड़े मूर्धन्य वक्ता, विचारक, सोशल मीडिया क्रिएटर्स पधार रहे हैं, जिसमें भाऊ तोरसेकर, संजय दीक्षित जी, ओमकार चौधरी सर भी रहेंगे, कर्नल RSN सिंह, कंचन गुप्ता जी, सुरजीत दास गुप्ता, इसके अलावा 2 दर्जन और। उस दिन शिवरात्रि है, तो हमने भोजन की जो व्यवस्था की थी, तो भोजन में ऐसा एक सुझाव आया कि बहुत से मित्र जो हैं वो उस दिन व्रत रहेंगे, तो उस दिन व्रत वाले भोजन और फलाहार की अलग से विशेष व्यवस्था है। इसलिए आप लोग भोजन इत्यादि से निश्चिंत रहें। और बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन इस कार्यक्रम में आयोजित होना है, तो बच्चों को साथ लेके आए, परिवार को साथ लेके आए, महिलाओं को, घर की बच्चियों को साथ लेके आए, आपका स्वागत रहेगा। अब मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगा। और सर, परसों जो नौटंकी हुई संसद में और सभापति जी द्वारा प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह कि संसद में एक अगली सीन, एक आपत्तिजनक सीन क्रिएट किया जा सकता है आपके इर्द गिर्द, और ऐसी विपक्षी सांसदों की प्लानिंग है, इसलिए बेहतर होगा कि आप संसद में न आए। और सभापति जी के आग्रह के बाद प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में न आना और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में न शामिल होना, ऑल टुगेदर एब्सेंट हो जाना, या संसद से मतलब संसद की कार्यवाही से खुद को विरत कर लेना, और ये बाद में सभापति जी द्वारा संसद को बाकायदे सूचित करना कि मुझे ऐसी सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री जी के घेराव की प्लानिंग कर रहा था विपक्ष की महिला सांसद। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी नहीं आए तो निशिकांत दुबे जी का घेराव, और सांसदों द्वारा उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप कृपया, आप भी सदन छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक अगली सीन, एक बहुत ही खराब दृश्य उपस्थित होने वाला है। सर, क्या मतलब, क्या ये सब क्या था? और नई गहराइयों पे गिर रहा है विपक्ष। बड़ा ही, बहुत ही शर्मनाक है सर, संसदीय लोकतंत्र के लिए, संसद की मर्यादा के लिए। क्या आपका क्या टेक है सर इस पे? देश एक ऐसे प्रतिपक्ष नेता को देख रहा है या सहन करने के लिए बाध्य कर दिया गया है, जिसको कोई सेंस नहीं है, जिसको संसदीय मर्यादाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इस खानदान ने उनका भी कभी सम्मान नहीं किया है और राहुल गांधी ने तो कभी किया ही नहीं है। बाबा जी, आपने या दर्शकों ने कभी इतने सेशन देखे होंगे, और सेशन में भी जो डे बाय डे की कार्रवाई है, बहुत सारे लोग तो उसको नियमित रूप से देखते हैं, चूंकि संसदीय कार्रवाई का प्रसारण भी होता है, सजीव प्रसारण होता है। कभी क्या किसी ने देखा है कि सदन के भीतर अपनी चेयर पर खड़े होकर के
तथाकथित नेता प्रतिपक्ष चाय का कप लेकर के वहां चाय पी रहा हो। ये चेयर का अपमान करते हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। चेयर जो व्यवस्था देते हैं उस पर बहस करना शुरू कर देते हैं। मैंने तो साहब वो दौर भी देखा है, मैं अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल में और दूसरों के चैनल पर भी ये बात बता चुका हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं लोकसभा कवर करता था। प्रेस गैलरी से सारे दृश्य दिखाई देते हैं, कौन क्या कर रहा है। उस समय चंद्रशेखर भी जीवित थे, पूर्व प्रधानमंत्री। आई के गुजराल भी थे तब तक। तो मेरा ये कहना है कि उस समय जो एक लिहाज था और जो जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ के प्रति भी, पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति भी, जो प्रधानमंत्री हैं उनके प्रति भी, जो चेयर पर बैठे हैं। अब चेयर पर एक बार इंद्रजीत गुप्त भी बैठते थे, जो वामपंथी थे, उनका भी पूरा सम्मान करती थी भारतीय जनता पार्टी और बाकी के विपक्षी दल। सोमनाथ दादा बैठे हैं, उनका बहुत सम्मान करते थे। जीएमसी बालियोगी हो, पीए संगमा हो, ये सब ऐसे स्पीकर थे जिनके बड़े सम्मान हुआ करते थे साहब। ओम बिरला को अपमानित करने का ये कोई मौका छोड़ते नहीं है। और जब से वो लोकसभा स्पीकर बने हैं, उन्होंने नियम, कायदे, कानूनों के हिसाब से सदन को चलाने की कोशिश की है। इनको गाइड भी किया है, बताया है कि भाई आप यहां उल्लंघन कर रहे हैं नियम, कायदे, कानूनों का, परंपराओं का। लेकिन अगर इनको किसी की सुननी नहीं है, इनको हर संस्था, उस संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपमानित ही करना है। राष्ट्रपति का अपमान कर चुके हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है, ये फोन में घुसे हुए हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब राष्ट्रपति के बारे में भी इनकी मम्मी ने भी कहा, बेचारी शब्द कह करके उनका एक तरीके से अपमान किया था। तो ये चीजें, इस खानदान की जो नाक है ना, ये इतनी ऊंची हो गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर पूरे प्रकरण को आप देखें, जो आपने चर्चा की कि महिलाएं प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंच चुकी थी, जहां वो बैठते हैं उस चेयर के पास पहुंच गई थी, उन्होंने एक तरीका का घेरा बना लिया था, कोई बड़ा सा पोस्टर बैनर लेकर के वहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। और जैसा स्पीकर ने कहा कि कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी, अगर प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के समय ही उनको चेयर पर बैठने से ये लोग रोकने की भी कोशिश अगर करती, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हो जाती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये खबर किस तरीके से जंगल में आग की तरह फैलती और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती कि साहब देश की महिलाएं इतनी नाराज हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर भी नरेंद्र मोदी के साथ मारपीट करने की कोशिश की या उनको घेराबंदी करने की कोशिश की। और उनमें भी दलित महिलाएं, जिन दलितों के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया है, जिन पिछड़ों के लिए कहते हैं, गरीबों के लिए कहते हैं कि उनके जीवन स्तर को मैंने सुधारा, हमारी सरकार की नीतियों के कारण उनका जीवन स्तर ऊपर आया है, कि जिस वर्ग के गरीब गुरबा, वो दलित भी हो सकते हैं, पिछड़े भी, अति पिछड़े भी, आदिवासी भी, सामान्य वर्ग के भी 24 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। तो उन्हीं लोगों, अगर उन लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो प्रधान, लेकिन नाराजगी उनमें नहीं है साहब। पहले तो हम अपने आप को ये दुरुस्त करें कि वो महिलाएं अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी, या उनमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई महिलाओं के प्रति ऐसे अपशब्द कह दिए हों या कोई गुस्ताखी कर दी हो, उससे महिला सांसद नाराज हो गई हो, और महिला सांसद भी केवल कांग्रेस की नाराज हुई हो, और कांग्रेस में भी केवल 6 महिलाएं नाराज हुई हो। तो ऐसा तो प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं था।
इन्होंने जरूर एप्स्टीन फाइल का नाम लेकर के कहा था कि उसमें अभी बहुत माल बाकी है, और उसके जवाब में निशिकांत दुबे बैग भर करके किताबों का लेकर के गए थे, और उन्होंने कहा था कि इस परिवार का जो इतिहास है, अतीत है, वो तो बहुत ही दागदार है। उन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया था, मैं लेना नहीं चाहता, हालांकि संसद में भी मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड से हटाया नहीं गया है, लेकिन हम अपनी जबान क्यों गंदी करें। पर कौन नहीं जानता है नेहरू के बारे में और एडविना के बारे में, या जो दूसरे प्रकरण हुए हैं मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी, उनके बारे में जो किताबें आई हैं, जो नेहरू के सेक्रेटरी हुआ करते थे, प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके साथ इंदिरा गांधी के रिलेशनशिप को लेकर के वो सारी चीजें निशिकांत दुबे ने कही वहां पर। तो जो आप कह रहे हैं कि एक तो प्रधानमंत्री को घेरने, उनके साथ धक्का मुक्की करने, अगर ये सब भी हो जाता तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नहीं होती, और वो भी एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ धक्का मुक्की या मारपीट की या घेराबंदी करने की एक साजिश रची गई थी, जिनकी लोकप्रियता महिलाओं में सर्वाधिक है। उनकी सभाएं देख लीजिए, उनके कार्यक्रम देख लीजिए, उनके विदेश के दौरे देख लीजिए, चाहे हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले भारतीय हों या जहां वो होटल में रुकते हैं वहां पहुंचने वाले हों, उनमें सर्वाधिक महिलाएं और बच्चे होते हैं। वो सब नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं। इसके अलावा एक और षड्यंत्र था इसमें, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 2029 की लोकसभा के चुनाव जब होंगे तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली हैं। बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टियों को महिलाओं को टिकट देने होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दिखाई देगा। इसीलिए नई संसद में अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी गई हैं कि जब परिसीमन होगा तो उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, उनके बैठने की पूरी व्यवस्था होनी है। महिलाओं को लेकर के कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री ने कर रखी हैं, यहां तक के जो 4 करोड़ घर बना करके गरीबों को आवंटित करने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उनमें भी मोर देन 70% घर महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होती है। और मुस्लिम महिलाओं को भी 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम उन्होंने किया है। महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जो उपलों पर, लकड़ी पर चूल्हा जला करके अपनी आंखें फुड़वाती थी महिलाएं, उनको रसोई गैस देना, मुफ्त के कनेक्शन देना, ये सब चीजें जो हैं वो इनको पचेंगी थोड़ा, क्योंकि इन्होंने तो ये सब किया नहीं और प्रधानमंत्री लगातार ये काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी साजिश थी कि महिलाओं को दिखाओ, महिलाओं का गुस्सा है प्रधानमंत्री के प्रति, ये चीजें आगे बढ़ाओ। और स्पीकर साहब ने समझदारी का ही परिचय दिया साहब, उनकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने सदन का माहौल देखा है, उनके पास सूचनाएं होती हैं, सदन में हर तरफ सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं और जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं संसद के, वो भी सदनों में रहते हैं, वो भी रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष भी अलर्ट रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो है वो सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि वो नेता सदन भी हैं। वो केवल देश के नेता नहीं है, वो सदन के भी नेता हैं। तो ये जो कुछ षड्यंत्र रचा गया था, साजिश रची गई थी, अब ये समझ में आ रहा है कि ये किस हद तक जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बजट सत्र 2 पार्ट में होने वाला है, अप्रैल में जाकर के ये समाप्त होगा। इस संसद सत्र में, बजट सत्र में कुछ ना कुछ हमें ऐसा देखने को मिल सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इनकी बौखलाहट, और ये बौखलाहट किस चीज की है?
ये बौखलाहट है लगातार हार की वजह से, लोगों के द्वारा इनको रिजेक्ट किए जाने की वजह से, इनके लाख बाधा पैदा करने के बावजूद बहुत तेज गति से विकास के काम आगे जारी रहने की वजह से, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील सिरे चढ़ने की वजह से और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में रत्ती भर कमी नहीं आ रही है, इसकी वजह से ये जो नंग नाच करना चाहते थे पार्लियामेंट में एम नरवणे की पुस्तक के तथाकथित खुलासों को लेकर के, उसमें स्पीकर चेयर की तरफ से परमिशन ना दिए जाने की वजह से। अच्छा, उस पुस्तक में भी ऐसा क्या है भाई? उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये एक गलत परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे पुस्तक का नाम लेके, किसी मैगजीन का नाम लेकर के, तो उस पुस्तक के सारे अंश अब मीडिया में आ चुके हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये कहें कि प्रधानमंत्री डर गए या रक्षा मंत्री डर गए, बल्कि जो सेना प्रमुख, जब सेना प्रमुख नरवणे थे, वो डरे हुए थे और ऐसा सेना प्रमुख देश को मिला, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। जो काम लोकल कमांडर का था और जो पूर्वी उत्तरी कमांडर तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, जोशी साहब तक भी, वो चीजें ना केवल सेना अध्यक्ष तक पहुंच गई, बल्कि सेना अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री के जरिए एनएसए तक भी और प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी। ये इतना बड़ा काम हो गया था कि आप प्रधानमंत्री तक को इसमें इन्वॉल्व कर लें। और फिर प्रधानमंत्री ने समझदारी का काम किया, उन्होंने कहा कि जो उचित समझो वो करो, यानी फ्री हैंड दे दिया। राहुल गांधी क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया और वो चीन से डर गए और उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, उन्होंने तो सारा ठीकरा सेना अध्यक्ष के सिर पर फोड़ दिया। तो भैया, अगर किताब लिख रहे हो और अगर देश के सेना अध्यक्ष रह चुके हो, तो आपको समझ में नहीं आती है कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ये तो सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन है कि आपकी डिफेंस मिनिस्टर के जरिए प्रधानमंत्री से जो टॉक्स सर हुई मैं हैं, वही सर मेरा एक सवाल है, अप्रकाशित के अंश को संसद में या कहीं बाहर प्रस्तुत करना पहला, और वो अंश जिसमें सेना प्रमुख या मिलिट्री कमांड की पॉलिटिकल लीडरशिप, रक्षा मंत्री, एनएसए और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत, निर्णय, डायरेक्शंस की बात सार्वजनिक करना, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आता है सर। तो इसमें तो सर वैसे के तहत संसद के बाहर जब ये सब कर रहे हैं, संसद के अंदर करते तो चले विशेष अधिकार का लाभ मिल जाता, संसद के बाहर तो इनके ऊपर सर मुकदमा चला जा सकता ओएसए के तहत। ये तो बड़ा गंभीर मसला है। देखिए, बात जो है ये अब निकली है तो बहुत दूर तक जाने वाली है बाबा जी। मसला केवल ये नहीं है, मसला ये है जब एम नरवणे रिटायर होने वाले थे, उनको लग रहा था कि उनको सीडीएस बनाया जाएगा, उनको सीडीएस बनाया नहीं गया। दूसरे, चीन के साथ आपके डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ रहा 73 दिन तक, और गलवान क्लैश जो हुआ, जिसमें संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू और हमारे 20 सैनिक जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए, और जो कुछ कैलाश रेंज में हुआ और कुछ दूसरे पॉइंट्स पर भी हुआ, 2-3 जगह पर वहां पर कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी। दैप सॉन्ग पर भी हुआ था, डैम चौक पर भी हुआ था। मेरा कहना यह है कि इतने सेंसिटिव इशू जो बस अभी हार्डली 4-5 साल पहले की घटनाएं हैं, और दोनों तरफ की 60-60 हजार सेनाएं 4.5 साल तक आमने सामने खड़ी थी,
अस्त्र शस्त्र लेकर के उन चीजों को डिस्क्लोज करना, एक किताब में प्रकाशित करना और उसमें कुछ ऐसा लिख देना कि जैसे भारत सरकार ने तो कोई फैसला नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने तो जैसे पल्ला झाड़ लिया, इस तरह की चीजें लिखना कि साहब जैसे उबलता हुआ आलू मेरे हाथ पर रख दिया गया हो और जैसे मुझे ही अब उसे खाना हो, इस तरह की बातें करना, ये क्या शो करता है? इस मामले में नरवणे साहब की भूमिका कटघरे में है। जो काम कोर कमांडर लेवल पर हो जाना चाहिए था या उत्तरी कमान के जो कमांडर हैं जोशी साहब, उनके स्तर पर हो जाना चाहिए था, वो चीज अगर सेना प्रमुख प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित समझो करो, यानी खुला हाथ है, फायर भी कर दोगे, टैंकों को उड़ा भी दोगे तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, उन शब्दों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अपनी किताब में पेश करना, और अगर किताब को डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन ही नहीं मिली है अभी तक, तो उस किताब के अंश किसी ऐसी मैगजीन के पास तक पहुंचना या पहुंचवाना जो घोषित रूप से संघ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और जो लगातार प्रोपेगेंडा के लिए जानी जाती है, उस मैगजीन में बजट सत्र से पहले वो आर्टिकल प्रकाशित करवाने के पीछे क्या मकसद था, क्या साजिश थी, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए। और राहुल गांधी इसके बावजूद ये जानते बूझते हुए भी कि किताब में इस सेंटेंस का वो मतलब नहीं है जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद उसी को पढ़ने के लिए एडामेंट होना, पार्लियामेंट को एक तरीके से हाईजैक कर देना, पूरे बजट सत्र को डिस्ट्रॉय करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए महिलाओं और दलित महिला सांसदों को आगे करके इससे भी भयानक षड्यंत्र रचना, ये सब चीजें कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं है बाबा जी। तो सर वाकई बड़ा गंभीर मसला है और संसद को अखाड़ा बना दिया गया है और देश के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के विघटन का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरी संसद, संसदीय प्रणाली, संसदीय पूरी व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भारत की जनता को अब जाननी समझनी चाहिए कि मसला कहां तक गंभीर हो चुका है। मैं एक टिप्पणी और कर देता और हूं बाबा जी आखिर में, जी ये जब हमारी इकोनॉमी, जब भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, यहां अपने सर्वाइवल के लिए संभावना तलाश कर रही है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश हों, अमेरिका जैसी महाशक्ति हो, सुपर पावर हो, वो भी हमारी तरफ देख रही है, हमसे डील करने की इच्छुक है। इसको मैं कहता हूं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टेक ऑफ करने की स्थिति में है, इस समय पूरी तरीके से टेक ऑफ करने की स्थिति में है। इस टेक ऑफ के समय जो फ्यूल का स्विच है उसको ऑफ करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग, और देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हुई ताकतें। किसी भी तरीके से इस टेक ऑफ करने वाले विमान का स्विच ऑफ कर दो ताकि अहमदाबाद के पास जो विमान दुर्घटना हुई थी एयर इंडिया की, वैसी दुर्घटना हो जाए भारतीय इकोनॉमी के साथ। जी
तो सर आज की चर्चा को अब समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।